Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing pretty well. So welcome back with the lesson number 3 of web design in Illustrator. तो मज़ीद इन चीज़ों को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। पिछली बार हमने बात की थी यहाँ पर से जाकर पॉलीगॉन टूल तक की। इस बार हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्टार टूल की। स्टार टूल अगर आप यहाँ से ले लेते हैं और उसको अगर ड्रैग करके खींच लें तो आपके पास एक स्टार की तरह एक शेप बनकर आ जाती है। अब उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियसली बात की थी यहाँ पर सी के अगर आप इसको खींच कर रखें उसके अगर आप नीचे एरो का की दबाएंगे तो उसके कोने कम होंगे। सेम टू सेम द थिंग हैपेंस द सेम ओवर हियर। बट एक चीज़ आपको जहाँ पर नोटिस होगी कि जब इसको हम कर भी रहे हैं तो ये थोड़ा सा शार्प एजेस के साथ आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर से देख लें तो पॉलीगॉन के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं हो रहा। पॉलीगॉन की जब बात होती है तो पॉलीगॉन के किनारे थोड़े से राउंडेड से फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टार टूल के। तो अब बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें पॉलीगॉन टूल के अंदर जाकर आपके पास एक ही रेडियस मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर से सेकंड टूल जो आता है हमारे पास स्टार टूल की बात करें तो स्टार टूल में हमारे पास दो रेडियस मौजूद है। एक रेडियस अगर 60 है तो उसका दूसरा हाफ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको भी फुल्ली अगर 60 कर दें तो ये भी तकरीबन थोड़ा सिमिलर व्यू देना शुरू कर देता है पिछले वाले की तरह। अब स्टार टूल जैसे इस्तेमाल हो रहा है स्टार टाइप की शेप बनाने के लिए तो लेकिन अब इसकी भी जो एक मिनिमम हमारे पास आ जाएगी, जो इसके कोने आ जाएंगे तो वो 3 होंगे मैक्सिमम। अब इसको बढ़ाता हुआ मज़ीद लेकर चले जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास था स्टार टूल। तो यहाँ पर से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको बताता चलूँ इसके अंदर जो कि हमारे पास होने वाला है। अब हम किसी शेप को अब यहाँ पर से पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से जाकर एक ग्रीन कलर की एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद जाकर मैं एक और लेना चाह रहा हूँ शेप, तो मैं दूसरी शेप को भी यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक रेड कलर का ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि पिछला वाला हमारे पास दिखना बंद हो गया। इसकी रीजनिंग कुछ इस तरीके से भी है कि अगर आप नोटिस करें किसी भी कॉपी के अगर हम पेज को पलटते हैं तो जो पिछला पेज होता है वो हमारे पास पीछे चला जाता है। सेम टू सेम हमारे पास ये भी लेयर्स कहलाते हैं यहाँ पर जो काम करी होती हैं। अगर एक चीज़ आगे होगी तो पीछे वाली डेफिनेटली उसके पीछे छुप जाएगी। तो अब हमारे पास इसको आगे कैसे लेकर आना है और बाकी हमने कुछ चीज़ें कैसे करनी है, हम यहाँ पर से इसको देख लेते हैं। अगर मैं एक जाकर थर्ड शेप और ले लेता हूँ, यहाँ पर से इसका कलर मसलन ग्रीन हो और मैं इधर से इसको ज़रा बना लेता हूँ ग्रीन कलर में, तो मेरे पास कुछ ये 3 हमारे पास बॉक्सेस आ गई और अब इनमें तीनों में डिफरेंट कलर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पीछे वाला मौजूद है वो सबसे आगे आ जाए, तो आप पीछे वाले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से नीचे ऑप्शन आ जाता है आपके पास अरेंज का। अरेंज के अंदर अगर आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएगा और इसका शॉर्टकट की आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा हमारे पास कंट्रोल के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उनमें से क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास इस्तेमाल होगा। ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ से जब क्लिक करता हूँ तो ये एक स्टेप आगे आ चुका है रेड के मुकाबले में। लेकिन अगर आप दोबारा कंट्रोल जेड करके पीछे जा रहा हूँ और आप चाहें कि फुल आगे आ जाए सबसे आगे, तब जाकर आपने राइट क्लिक करके यहाँ से अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। पिछले शॉर्टकट और इस शॉर्टकट का फ़र्क कुछ इस तरीके से है। अगर आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट के अंदर हमारे पास फुली आगे आ जाएगा और बस यहाँ पर इसकी बात करें तो शिफ्ट और कंट्रोल दोनों को साथ दबाना पड़ेगा। लेकिन एक स्टेप आगे लेकर आने तो आप सिर्फ कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करें तो काम चल जाएगा। अभी मैं एक स्टेप आगे लेकर आया हूँ, लेकिन अगर मैं जाकर यहाँ से कंट्रोल और यहाँ पर से सिर्फ ये फिर वो शॉर्टकट इस्तेमाल करूँ या डायरेक्टली आकर यहाँ पर से ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँ तो ये हमारे पास फुल सामने का व्यू दे रहा है। और मैं अगर इसको एक स्टेप पीछे लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाकर अरेंज और सेंड बैकवर्ड, और अगर फुली पीछे लेकर जाना चाहूँ तो सेंड टू बैक का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे हमारे पास फुली पीछे चला जाएगा। ये हमारे पास मेन्यू काम कर रहा है। रेक्टेंगल टूल के साथ जो हमारे पास हमने चीज़ें बनाई, किसी चीज़ को आगे किसी चीज़ को पीछे लेके जाने का काम इस तरीके से मुमकिन हो सकता है। जैसे अब मैं इस ग्रीन को पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट जो हमारे पास होते हैं उसका जो स्टार्टर होता है उसको मैं दबा रहा हूँ तो ये हमारे पास फुली पीछे चला जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी हमारे बनाई हुई लेयर को आगे पीछे इस तरीके से शेप को आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। अब कलरिंग मैं आपको तो पहले ही थोड़ी बहुत बता चुका हूँ। जाकर हम एक दो और टूल्स को देख लेते हैं, जहाँ पर जाकर आपके पास एक टूल आ जाती है लाइन सेगमेंट टूल। अगर हम बात करें यहाँ पर से फ्लेयर टूल की तो फ्लेयर टूल थोड़ा सा एडवांस है तो हमारे नेक्स्ट लेसन में होगा। उससे पहले आप यहाँ से जाकर इस लाइन सेगमेंट टूल को अगर आप देखें तो इसका शॉर्टकट हमारे पास ये स्लैश की होती है। अब मैं यहाँ से इसको एक बार क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरे पास एक लाइन बनती आ रही है। लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट डिग्रीज पर चाहिए तो आप यहाँ से शिफ्ट के साथ करेंगे तो या तो हमारे पास 0 डिग्री पर आ रही है या तो 45 डिग्री पर या 90 डिग्री पर।
तो हमारे पास एक मखसूस एंगल अगर आपको चाहिए होगा तो आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। ये हमारे पास होता है एक सिंपल लाइन सेगमेंट टूल। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो इसके 2 कोने आते हैं। अगर हम जाकर इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे सिलेक्शन टूल के साथ में और आप इस कोने को पकड़ के नीचे करें तो वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी साइड को क्लिक नहीं किया बल्कि आपने इसके ऊपर आने के बाद नीचे खींचा तो दोनों कोने साथ आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने मखसूस तौर पर क्लिक किया उसके बाद नीचे किया तो इसका बिहेवियर काफ़ी हद तक सेम होता है दूसरे के मुकाबले में। अब ये एक अलग पॉइंट और एक अलग पॉइंट हमारे पास आ जाता है क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 कोने होते हैं। इसके नीचे मेरे पास बात आ जाती है एक मज़ीद टूल की जो कि है आर्क टूल की। आर्क टूल अगर मैं सिंपली इसको स्ट्रेट खींचूँ तो हमारे पास अगर मैं शिफ्ट दबा देता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता बल्कि एक थोड़ा-सा कर्व कर रहा है अपने आप को। क्योंकि इसका काम ही थोड़ा-सा ऐसा है अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आता है। लेकिन अगर मैं ऊपर लाइन सेगमेंट टूल के साथ इसको थोड़ा-सा बेंड करता तो ये स्ट्रेट बेंड हो जाता है लेकिन यहाँ पर से थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बेंड हो रहा है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से जाकर F का बटन प्रेस करेंगे, तो ये बिल्कुल ऑपोज़िट काम करना शुरू करेगा। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एंगल बिल्कुल चेंज कर चुका है एक लिहाज़ से और रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब दोबारा F दबाएँगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। अब इसके साथ आप क्रिएटिव चीज़ें क्या बनाएँगे, वो हम अगले लेसन में इसके लिए स्पेसिफ़िक लेसन्स रखेंगे, जिसके अंदर हमने जो भी कुछ सीखा है, उसके साथ हम क्या-क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। बट ये हमारे पास इसके ऑप्शंस आ गए। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपसे 3-4 चीज़ें पूछ रहा है। एक तो हमारी एक्स एक्सिस की लेंथ लेंथ कितनी होगी, वाई की कितनी होगी और अभी तक हमारे पास टाइप ओपन है, एक क्लोज़ भी होता है। ओपन और क्लोज़ का फ़र्क आपको समझाता हूँ। हमारे पास अभी ओपन है, अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, अब आप जब बनाएँगे तो आपके पास देखें एक साइड खुद बहुत क्लोज़ कर रहा है। बाकी एंगल तो हमारा बन चुका था लेकिन बाकी एंगल हमारे पास आके इसको खुद क्लोज़ करके दे रहा है। अब इसके बाद हमारे पास बेस अलोंग एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस मौजूद है। अगर आप इसको वाई एक्सिस पे ले लें, तो जैसे मैं एक फ्लिप करने का काम कर रहा था एफ से, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एफ से हो जाता है, हमें वहाँ ऑप्शन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके नीचे हमारे पास स्लोप है। अगर आप इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स का फ़र्क देखना चाहें, तो ये हमारे पास पहले तो बाहर की तरफ जा रहा था थोड़ा-सा, अब ये उल्टा अंदर की तरफ आने लग जाएगा अगर आप इसको कॉनकेव की तरफ लेकर जाएँगे। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारे पास जब कोई ग्लासेस वगैरह बनाते हैं तब भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अब फिल आर्क से क्या होगा कि हमारे पास आर्क के अंदर कोई कलर वगैरह फिल होना शुरू हो जाएगा। अभी तक के लिए कोई कलर नहीं है तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप फिल में कोई कलर दे दें यहाँ पर से, तो वो अगली बार बनते हुए फिल हो जाएगा और मुख्तलिफ तरीके की अनोखी शेप्स बननी यहाँ पर से शुरू हो जाती हैं। ये हमारा आर्क टूल है। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि इसके अंदर आकर होगा हमारे पास स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल हमारे पास कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली ड्रॉ करते हैं तो आपको एक गोल स्पाइरल की तरह ड्रॉ होकर मिलता है। लेकिन अगर आप इसके अंदर मज़ीद जो अंदर गोल हैं, गोल दायरे हैं, उसको मज़ीद इज़ाफ़ा करना चाहते हैं तो आप एरो में से ऊपर वाला एरो क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये बेहतर काम करेगा। अगर आपने अपर एरो कीबोर्ड से प्रेस किया तो आप देखें इसके अंदर मज़ीद गोल इज़ाफ़ा होता जा रहा है यहाँ पर इसके अंदर। आप अगर यहाँ से जाने के बाद अगर ऑल्ट यहाँ पर से प्रेस करते हैं, उसके बाद अगर आप इसको सॉरी यहाँ पर से आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये मज़ीद खुलता जा रहा है और अगर आप कंट्रोल के साथ माउस को बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये मज़ीद थोड़ा-सा लिमिटेड होता जा रहा है, जिससे आप अगर मज़ीद बना भी रहे हैं तो उसकी विज़िबिलिटी नज़र नहीं आती। मैं इसके अंदर जाकर कुछ मज़ीद भी ले रहा हूँ यहाँ पर से, इस तरीके से क्लिक करके। लेकिन आपको पहले बता चुका हूँ ये तमाम ऑप्शंस अगर आप एक बार छोड़ देंगे तो अगली बार आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोबारा से करना। तो जो भी आपने करना है आपको पहले ही इनिशियल स्टेप के अंदर करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा कम करता हुआ जा रहा हूँ, तो इसके हमारे पास ये कम होती जा रही है। लेकिन अगर आपने जाकर यहाँ पर से देखिए अब मैं कंट्रोल का इस्तेमाल करके इसको बाहर की तरफ भी लेकर आ सकता हूँ। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और माउस को अंदर की तरफ मैं दबा ड्रैग कर रहा हूँ। इस वजह से ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ चुका है और आप इसको थोड़ा-सा मज़ीद बढ़ाकर अब ये बाहर की तरफ काम करना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बात की हमारे पास स्पाइरल टूल की, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे पास तमाम उसकी ओपेसिटी की। ओपेसिटी से मुराद ये कि अगर मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ, अगर मैं उसको थोड़ा-सा हल्का विज़िबल करवाना चाहता हूँ नॉर्मल के मुकाबले में, तब जाकर मैं यहाँ पर से ओपेसिटी ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँगा। ओपेसिटी आपको ऊपर यहाँ पर मिल रही है, अगर आप इसको यहाँ पर से कम कर देंगे, जिस शेप को आपने सिलेक्ट रखा है, वो उतना ही उसको हल्का दिखाना शुरू कर देगा। ये किसी शेप या किसी चीज़ के ऊपर लिमिटेड नहीं है, अगर आपने स्पाइरल भी बना रखा हो, एक स्पाइरल मैं बना देता हूँ यहाँ पर से और अब जाकर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँगा, तो वो हल्का नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओपेसिटी आगे जाकर हम पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड करेंगे तब भी इस्तेमाल होगी यहाँ पर। अभी के लिए हम इसको शेप्स के ऊपर इस्तेमाल करके देख रहे हैं।
बाद में जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको फुल भी रख सकते हैं कि आप इसको नॉर्मल के मुकाबले में इसमें प्रेफर करें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जब हम नया एक फ़ाइल यहाँ पर बना रहे हैं, तो एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कलर मोड के अंदर, जो कि होता है CMYK के RGB का। CMYK अभी मैं यहाँ पर से चूँकि आपको प्रैक्टिस के पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ तो इट डज़न्ट मैटर, बट अगर आप वेब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप इसको हमेशा से RGB सिलेक्ट रखेंगे। RGB सेलेक्ट रखने की वजह ये है क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में जितने भी तमाम कलर होते हैं वो 3 कलर से मिलकर बने हुए होते हैं। एक आर से मुराद हमारे पास रेड होता है और जी से मुराद ग्रीन होता है और बी से मुराद हमारे पास ब्लू होता है। और अगर हम यहाँ पर से देखते हैं CMYK के कलर तो हमारे पास सयान, मैजेंटा, येलो और के से मुराद की और की से मुराद ब्लैक होता है। तो अभी जैसे मैंने एक चूँकि प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए लेटर पेज का इस्तेमाल किया हुआ था, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हम वेब वाली सीरीज़ में जाकर पेजेस को सिलेक्ट करे होंगे, तो कॉमन यहाँ पर से हमारे पास जब सिलेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली इट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज़ आरजीबी। तो आरजीबी के साथ ही हम हमेशा काम करेंगे, हम CMYK के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ नज़र आता है वो हमारे पास टेम्परेरी होता है। अगर हम यहाँ पर लैपटॉप पे स्क्रीन पर कोई चीज़ खोल कर बैठे हुए हैं, जैसे आपको यहाँ पर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, तो नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर वो प्रिंट हुआ है। मैं जाकर चेंज करूँगा तो आपको वहाँ पर ब्लू कलर नज़र आना बंद हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ से आरजीबी और CMYK का फ़र्क करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CMYK हमारे पास प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, जहाँ पर लोग शर्ट प्रिंटिंग करते हैं या फिर पेज के ऊपर कोई प्रिंटिंग करेंगे, तब हमारे पास CMYK कलर मेथड इस्तेमाल होता है। यहाँ पर से जब मैं पेज क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद ये ऑप्शंस मेंटेन रहती हैं। पिछला वाला जो पेज मैंने क्रिएट किया हुआ था, वो हमारे पास आरजीबी में नहीं CMYK में था। आप अगर देखना चाहें कि आपका पेज किस में है, तो आपको ऊपर पेज के टाइटल में नज़र आ रहा है कि CMYK प्रीव्यू और ये RGB प्रीव्यू। तो ये नाम तो आप चेंज कर सकते हैं पेज का बनाते वक़्त, जब आप पेज बना रहे हो, तो मेक श्योर करें कि आप उसके हिसाब से आपने जिस फ़ाइल को जिस मकसद के लिए बनाना है, वहाँ पर आप वो नाम इस्तेमाल कर लें। तो दिस वाज़ द टुडेज़ लेसन, तो आप इसके ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद we'll see you in the next lesson with some more tools and more techniques. Till then, Allah Hafiz.